तो चलिए अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 5। मैं जानता हूं कि बेटा आप में से कुछ बच्चे बोर हो गए होंगे, लेकिन हमने कॉन्सेप्चुअली बहुत सारी बातें सीखी यार। और जो बच्चा पहली बार इस तरह काम कर रहा है उसको सारी चीजें मिलकर एकदम आराम से नजर आना स्टार्ट हो गई कि देखो कैसे कैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तो कैसे कैसे इमेज मूव कर रही है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे लेके आते हैं। ये बड़ा आपकी प्रिंसिपल एक्सेस, मैं ऑब्जेक्ट को बेटा यहां कहीं ले आया, वही ऑब्जेक्ट बेटा जिसकी खुद की हाइट 2 सेंटीमीटर है, मिरर बेटा वही जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, और बेटा मैं इसको ना अब मिरर के काफी नजदीक ले आऊं, 15 सेंटीमीटर पे ले आऊं। ऑफ कोर्स बेटा यहां कहीं आपका फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस, और यहां कहीं मेरे प्यारे वाले बाल को सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस बेटा 10 सेंटीमीटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे, ऑब्जेक्ट बेटा बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, ठीक है। इमेज कहां बनेगी, बना देंगे यार। इमेज का क्या है, सबसे पहले बड़ा रेज निकाल दीजिए। बी वाले पॉइंट से अगर मैंने रे निकाली ऐसे, this is the direction of incident ray, this is the direction of incident rays, so this is plus but this is minus, so what will be the position of image बेटा, ये हमारे मिरर फॉर्मूले से आएगा 1/v प्लस 1/u। बेटा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नेगेटिव में 15 पे, तो -15 इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। बेटा फोकल लेंथ आप लोग जानते हो कि कॉनकेव की नेगेटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो फोकल लेंथ तो -10। इसको सॉल्व करते मेरे पास आ गया 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/10, that comes out to be 32 minus 3। बड़ा v की वैल्यू मेरे पास आ गई है -30 सेंटीमीटर। इमेज जो होगी -30 पे होगी, माइनस मतलब इधर नहीं इधर होगी, और 30 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी इस तरफ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी इस तरफ होगी। बना देंगे, चलो बनाते हैं। रे डायग्राम बनाओ। जो रे पैरेलल गई है वो रिफ्लेक्शन के बाद मेरे प्यारे वाले बाल को कहां से गुजरेगी, फोकस से ऐसे। एक रे और भेज दो। जो रे इस तरह से फोकस से गुजर रही है, वो रिफ्लेक्शन के बाद बेटा क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर ऑब्वियस बात है पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैरेलल हो जाएगी बेटा रे विल गो लाइक दिस। ये लीजिए रिफ्लेक्टेड रे, ये रही रिफ्लेक्टेड रे, ये रही, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा क्या आएगा, बी, क्योंकि ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहां से आएंगे, बी से आएंगे, और यहां से परपेंडिकुलर खींच तो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पास ये आ गया a'। डिस्टेंस आप कह रहे हो कि सर ये कहां पर आनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर पे आनी चाहिए। ठीक है सर, हाइट क्या होगी बेटा, मैग्निफिकेशन इज -v/u, v की वैल्यू है -30, u की वैल्यू है -15, मैग्निफिकेशन आ गया -2। मैग्निफिकेशन -2 आ गया, इस बात का मतलब ये है कि आपकी जो इमेज होगी वो उल्टी तो बनेगी और ऑब्जेक्ट की हाइट की दुगनी बनेगी। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट आपके पास 4 सेंटीमीटर है। इस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलना चाहते हो क्या, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, इस बार ऑब्जेक्ट बड़ी है, एनलार्ज्ड। उल्टी तो अब भी है, उल्टी तो होनी थी, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मिरर के सामने है। मिरर के एक तरफ अगर ऑब्जेक्ट और इमेज होंगे तो ऑफ कोर्स इन्वर्टेड तो होंगे ही होंगे। हमें ये बातें सबको पहले से ही याद है। एनलार्ज है, इन्वर्टेड है, कहां पर है, इमेज बनी कहां पर है बेटा, मेरे ख्याल सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है, और आगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी reflected ray are meeting actually, so of course this is real object की real image। मैं यहां पर एक दो बातें और इंटरेस्टिंग बोलना चाहूंगा। पहली ये कि पिछले वाले सवाल के अंदर ऑब्जेक्ट मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर था, इमेज भी 20 सेंटीमीटर दूर था।
अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से सिर्फ 15 सेंटीमीटर दूर है, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर चला दिया। कितना चला दिया? 5 सेंटीमीटर चला दिया। पिछले वाले सवाल के अंदर इमेज आपकी 20 पे थी, इस वाले सवाल के अंदर आपकी इमेज 30 पे चली गई, मतलब ऑब्जेक्ट इधर की तरफ 5 आया तो इमेज दूर 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 कितना भाग गई? 10 भाग गई। कौन फास्ट है? इमेज फास्ट है। बड़ा कौन है? इमेज। दूर कौन है? इमेज। फास्ट कौन है? इमेज। आई रियली होप बड़ा बात समझ में आ गई होगी। मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाह रहा हूं कि जब आपकी ऑब्जेक्ट मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर थी तब आपकी इमेज जो थी वो भी 20 सेंटीमीटर दूर थी। अब जब आपकी ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दूर हुई तो आपकी जो इमेज है वो तो 30 सेंटीमीटर दूर हो गई। तो ऑब्जेक्ट तो चली 5 सेंटीमीटर और इमेज बड़ा कितनी चल रही? 10 सेंटीमीटर। हु इज फास्टर? इमेज इज फास्टर। हु इज लार्जर? इमेज इज लार्जर। हु इज फार्दर? दूर कौन है? इमेज दूर है। तो आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट और इमेज में जो मिरर से दूर होगा वही बड़ा होगा और वही फास्ट होगा, वही बड़ा होगा और वही फास्ट होगा। एक तो ये वाली बात मेरे को बोलनी थी, मैं लिखा भी दूंगा इसको, प्रॉपर टाइम आने दो। एक मैं तुम्हें बात और बोलना चाहता हूं, हो सकता है किसी शार्प बच्चे ने इस बात को ऑब्जर्व भी कर लिया हो। सुनना बेटा, देखो ऑब्जेक्ट 30 पे थी तो इमेज 15 पे था ना। अब ऑब्जेक्ट 15 पे है तो इमेज 30 पे है। समझे इस बात को? जो पहले आपकी एक तरह से इंसिडेंट रे थी अब रिफ्लेक्टेड हो गई, और जो पहले रिफ्लेक्टेड थी अब वो इंसिडेंट हो गई, ऐसा हो गया। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पहले वाले सवाल में अगर ऑब्जेक्ट आपकी 30 पे थी तो इमेज 15 पे थी, अब ऑब्जेक्ट 15 पे तो इमेज 30 पे। तो मैं आपके लिए 2 छोटे छोटे काम और छोड़ रहा हूं, उन्हें तुम बड़ा 6 and 7 मान लेना। 6 and 7 मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे ला रहा हूं, तुम खुद करना बेटा घर पे, तुम्हारा खुद करना घर पे। मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके आ रहा हूं और ऑब्जेक्ट को मैं 12.5 सेंटीमीटर पे ले आया। बेटा मिरर वही है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट है बेटा 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लेना, ऑब्जेक्ट अगर 12.5 सेंटीमीटर पे आएगी तो बेटा इमेज आपकी 50 सेंटीमीटर पे आएगी। सर कैसे? क्योंकि बेटा मैं सवाल करा चुका हूं, ऐसा सवाल करा चुका हूं जिसमें ऑब्जेक्ट 50 पे थी तो इमेज 12.5 पे थी। तुम फिर से कैलकुलेट करना, ऑब्जेक्ट 12.5 पे तो इमेज आपकी 50 पे, और तो और ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज 4 गुना दूरी डिस्टेंस पे है। तो अगर इसकी हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट बेटा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और तो और ये 15 से 12.5 पे आया तो ये तो 2.5 सेंटीमीटर चला, और ये 30 से 50 पे आ गया, ये 20 सेंटीमीटर चल रहा है। इमेज फास्ट चल रही है, इमेज फास्ट चल रही है। एक और कर लेना बेटा, आपके लिए एक तरह से होमवर्क है बच्चे, ठीक है। आप मुझे चाहो तो बेटा टेलीग्राम पे भेज भी देना कि सर हमने कर लिया है। ऑब्जेक्ट को तुम थोड़ा सा और आगे लेके आओ, मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं लेके आया, वही ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का, वही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर का, और क्या कहूँ बेटा, ये डिस्टेंस मैंने कर दी 12 सेंटीमीटर, ये आपकी ऑब्जेक्ट है। इमेज जो आएगी बेटा वो यहां कहीं आएगी 60 सेंटीमीटर पे। तुम लोग बेटा कैलकुलेट कर लेना, मुझे तो याद है। सर आपको याद कैसे? ऑब्जेक्ट जब 60 पे थी तो इमेज 12 पे थी, अब ऑब्जेक्ट 12 पे तो इमेज 60 पे, ठीक है। और तो और ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज 5 गुना डिस्टेंस पे है, तो इस हाइट के मुकाबले इसकी हाइट बेटा कितनी होगी? 5 गुना होगी। तुम कैलकुलेट करना और मुझे बताना कि सर आपकी कैलकुलेशन सही थी या गलत थी। हाँ तुम जानते मेरे तो सही होगी। एक बात और, ऑब्जेक्ट सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर चला और इमेज बेटा 10 सेंटीमीटर चल रही, चेक तो कर। ऑब्जेक्ट जो था वो 12 पे था तो इमेज बेटा कितनी दूर है? 50, सॉरी बेटा 12.5 पे था। ऑब्जेक्ट जब 12 पे आया तो इमेज बेटा कहां पर आ गया? 60 पे। मतलब आपकी ऑब्जेक्ट तो चली है 0.5 सेंटीमीटर और आपकी इमेज चल रही है बेटा कितनी? 10 सेंटीमीटर। कौन फास्ट है? इमेज फास्ट है। कौन लार्ज है? इमेज लार्ज है। कौन मिरर से दूर है? इमेज दूर है। आई एम रियली होपिंग कि बेटा तुम्हारी बात समझ में आ गई। चलिए बेटा, हम यहां भी सारी सारी बातें समझ गए हैं, समझ गए ना बेटा? कौन से कितने पार्ट हो गए? 7 पार्ट हो गए। आगे चलो 8th। अब मैं ना
ये रहा बड़ा मिरर, ये रहा बड़ा फोकस, और मैं ऑब्जेक्ट को बड़ा यहां फोकस पे रख रहा हूं। बड़ा मैं कहां रख रहा हूं? फोकस पे रख रहा हूं। हाइट कितनी है इसकी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था? 20। और मैं ऑब्जेक्ट को बड़ा चलाते 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 अब मिरर के 10 सेंटीमीटर तक ले आया हूं। कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरे बच्चों को थ्योरेटिकली पता है कि आंसर क्या आएगा, बट मैं भी करता हूं। 1/v प्लस 1/u। यू कितना बेटा? -10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी कितनी है? -10। बड़ा मेरे पास आ गया 1/v इज इक्वल्स टू 0। इट गिव्स मी v टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। ऑब्वियस बात है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तो बड़ा इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर बनेगी। तो आप कह सकते हो बड़ा इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी। मैं एक हल्का फुल्का बड़ा रे डायग्राम भी बना सकता हूं कि रेज यूं आएंगी और रिफ्लेक्शन के बाद रेज यूं आएंगी और रिफ्लेक्शन के बाद यूं निकल जाएंगी। ऐसे रेज निकल जाएंगी। ये रेज जाएंगी आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल, और अगर पैरेलल जाएंगी तो बड़ा कहां मीट करेंगी? इन्फिनिटी पे। ठीक है, यहां तक बड़ा मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर है। ये बड़ा डायरेक्ट भी कह सकते थे वाली बात तो ना। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट। बस बड़ा थोड़ा सा और बोर करूंगा, सिर्फ ये मान के चल लो कि एक केस और बचा है। अब बेटा मैं फोकस के भी इधर लेके आ रहा हूं। ये आपका मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा आपके पास 20 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट, ये 2 सेंटीमीटर। मैं बेटा इस बार 5 सेंटीमीटर पे ले आया। यहां कहीं बड़ा आपका फोकस है, बड़ा लेट से बड़ा यहां कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को आप फोकस के भी आगे ले आए। ठीक है बेटा, रेज यूं भेज दीजिए। रेज अगर यूं जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों तो ऑब्वियस बात है कि ये वाले साइड आपके पास प्लस, ये वाले साइड माइनस। इमेज कहां बनेगी? 1/v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। इट गिव्स मी 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/5। मेरे पास आ गया 1/v, बड़ा 10 तो एलसीएम आ गया, -1 प्लस 2। v की वैल्यू कम्स आउट टू बी +10, और बड़ा इमेज जो होगी वो +10 में बनेगी। पहली बार इमेज इस तरफ बन रही है, कोई बात नहीं, बना देंगे। सर रे डायग्राम बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। पहले बड़ा एक बार मैग्निफिकेशन और निकाल लो। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज -v, v तो बड़ा 10 है, अपॉन u आपका -5, बड़ा माइनस से माइनस कैंसिल। मैग्निफिकेशन आ गया 2 और हाइट ऑफ इमेज मेरे पास आ गई है 4 सेंटीमीटर। सर मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नीचे नहीं ऊपर बनेगी, बना देंगे। सबसे पहले बेटा रे की बात करते हैं। जो रे आपने पैरेलल भेजी है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी बेटा? फोकस से गुजरेगी। एक रे और भेज दो बेटा। दूसरी रे मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे भेज दूं कि ये बड़ा पोल पे टकरा रही है, पोल पे टकरा रही है। तो पोल पर टकराने के बाद ये रे बेटा मैं मान लेता हूं। अच्छा, पोल पर टकरा रही है तो आप कह सकते हो कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ये दोनों रेज इस तरह से डाइवर्ज करते हुए निकल लेंगे, डाइवर्ज। और अगर डाइवर्ज करते हुए निकल लेंगे तो ऑफ कोर्स कभी मीट नहीं करेंगे। लेकिन यहां जाओ, जो कोई ऑब्जर्वर होगा, यहां कहीं जो कोई ऑब्जर्वर होगा उसको लगेगा कि ये दोनों रेज कहीं ना कहीं से आ रही है, पीछे से कहीं ना कहीं से आ रही है। पीछे कहां से आ रही है अभी देखते हैं। दोनों को एक्सटेंड कर दो पीछे की तरफ, बड़ा दोनों को एक्सटेंड कर दो पीछे की तरफ। ऐसे
दोनों को एक्सटेंड कर दीजिए बेटा ऐसे पीछे की तरफ। ये आपके रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा, दिस इज योर बी डैश। यहां पर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए बेटा, दिस कम्स आउट बी ए डैश। ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 10 सेंटीमीटर और ये वाले हाइट बेटा हम निकाल चुके हैं 4 सेंटीमीटर। और यहां जो कोई ऑब्जर्वर होगा उसके पास रिफ्लेक्टेड रेस बड़े आराम से आएंगी और उसको शीशे के पीछे बड़ा शीशे के पीछे इमेज नजर आएगी, बिल्कुल वैसे जैसे प्लेन मिरर के अंदर नजर आती है। सिर्फ इतना सा फर्क है कि प्लेन मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 2 सेंटीमीटर होती है तो इमेज की हाइट भी 2 सेंटीमीटर होती है। यहां पर सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी बेटा जैसे आपको मिरर के पीछे प्लेन इमेज नजर आती है वैसे यहां पर भी इस कॉनकेव मिरर के अंदर पीछे इमेज नजर आएगी। आपको किसी प्रकार की कोई स्क्रीन वगैरह की जरूरत नहीं है। जैसे प्लेन मिरर के अंदर आपको पीछे वर्चुअल इमेज नजर आती है और रिफ्लेक्टर आपकी आंखों में गिरती है, एग्जैक्टली वैसे ही आपकी आंखों में रेज गिरेंगी और आपको इमेज नजर आएगी पीछे की तरफ 4 सेंटीमीटर। इसके बारे में कुछ बातें बोलना चाहो बोल सकते हो। सबसे पहली बात पोजीशन के बारे में कि इट इज बिहाइंड द मिरर। एनलार्ज तो दिख ही रहा है कि बड़ा है। बड़ा रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल है। वर्चुअल है तो क्या देख नहीं पाओगे? अरे वर्चुअल है तो देखना आसान हो गया, बल्कि इस बार तो किसी स्क्रीन वगैरह की जरूरत भी नहीं है। बिहाइंड द मिरर है, एनलार्ज है, वर्चुअल है। बेटा इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? आंख वैसे ऑब्वियस बात है कि इरेक्ट है। अगर मिरर के आजू बाजू अगर होंगे तो इरेक्ट होंगे। आई होप बेटा आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। और मैंने देखो कैसे ऑब्जेक्ट को धीरे 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 आगे करके लेके आ रहा हूं जिससे आपके दिमाग में सारी बातें बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट हो जाए। एक बात और, This concave mirror is used as a shaving mirror. बेटा this concave mirror is used as shaving mirror. इसे हम शेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं। सर क्यों? वैसे तो हम प्लेन मिरर भी बड़ा शेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं। शेव करो तो प्लेन मिरर के सामने खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉनकेव मिरर के सामने शेव करने में बल्कि आसानी और होगी। सुनना, पहले कॉनकेव मिरर सामने रखो, जो कई बेटा 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स के अंदर कॉनकेव मिरर होता भी है। उसके सामने खड़े हो और अपना जो चेहरा है वो फोकस और पोल के बीच में रखो, क्योंकि फोकस के अगर उधर आपका चेहरा हुआ फिर तो रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज के लिए तो पर्दा वर्दा और चाहिए। अब शेव करने के लिए पर्दा कहां से लेके आए यार? ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो चेहरा है ना वो उस कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में कहीं ले आएंगे। तो हमें अब कॉनकेव मिरर के पीछे अपनी इमेज नजर आएगी, अपने फेस की इमेज नजर आएगी। वो जो फेस की इमेज होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी। आपको स्क्रीन की जरूरत नहीं है। एनलार्ज होगी, आपका चेहरा बड़ा नजर आएगा। शेव करना आसान होगा, देखना आसान होगा। ऑब्वियस बात है इरेक्ट नजर आएगा। चेहरा उल्टा नजर आता तो बुरी बात थी ना। कैसा नजर आएगा? इरेक्ट नजर आएगा। बढ़िया मजा आएगा, हम बड़े आराम से इस तरह से शेव कर सकते हैं। सो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। हम कॉनकेव मिरर को शेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं। सारे पन्ने बेटा वापस से पलटना और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। ऑब्जेक्ट थी 60 पे तो इमेज थी 12 पे। ऑब्जेक्ट थी 50 पे तो इमेज 12.5 पे। ऑब्जेक्ट थी 30 पे तो इमेज थी 15 पे। ऑब्जेक्ट आई बेटा 20 पे तो इमेज भी 20 पे। पूरे रास्ते ऑब्जेक्ट दूर थी, इमेज दूर थी, वो मिरर के नजदीक थी, इसलिए ऑब्जेक्ट बड़ी थी, ऑब्जेक्ट फास्ट थी। और दोनों बेटा कहां पर मिले? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद पासा पलटा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बेटा 20 से 15 पे आया, इमेज जो थी वो 20 से 30 पे चली गई। इमेज दूर हो गई तो बड़ी भी हो गई। पूरे रास्ते अभी तक रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी। बड़ा बातें तुम नोट डाउन तो कर रहे हो ना? ठीक है, नोट डाउन तुम कर चुके हो। ठीक है, और जैसे बेटा आपकी ऑब्जेक्ट चलते चलते फोकस से पहुंची, इमेज चलते चलते फोकस से पहुंच गई। जैसे तुम फोकस के हल्का सा इधर आए, अब जो इमेज बनी वो मिरर के पीछे बनी, वर्चुअल बनी, एनलार्ज बनी और डिमिनिश बनी। सॉरी, एनलार्ज बनी, वर्चुअल बनी और इरेक्ट बनी। और जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट यूं आएगा, इमेज यूं आएगी, ऑब्जेक्ट यूं आएगा, इमेज यूं आएगी, ऑब्जेक्ट यूं आएगा, इमेज यूं आएगी, और दोनों कहां जाकर मीट कर जाएंगे? पोल पे। तो पूरे रास्ते ऑब्जेक्ट और इमेज सिर्फ 2 जगह मिले। एक बार मिले बेटा कहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और दूसरे मिले बेटा कहां पर? पोल पर। तो सारी की सारी बातें बेटा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सी थी। हम चाहें तो बेटा इन सब पॉइंट्स को बड़े आराम से लिख भी सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट और इमेज, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, जो दूर होगा फार्दर इट विल बी लार्जर, इट विल बी
फास्टर। जितना दूर होगा उतना बड़ा होगा, उतना ही फास्ट होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट एंड इमेज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की बेटा डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ऑब्जेक्ट यूं यूं आ रही थी, इमेज यूं यूं आ रही थी, पूरे रास्ते बड़ा ही चला। ठीक है, जब तक आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से फोकस तक था, इंफिनिटी से फोकस तक था, तब तक आपकी जो इमेज थी वो रियल थी। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस से पोल आया तो आपकी इमेज हो गई वर्चुअल। जब तक आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर आया तब तक आपकी इमेज रियल तो थी ही, वो तो हम लिख चुके हैं ऊपर ही। तब तक बेटा आपकी इमेज जो थी वो मिरर के नजदीक थी, इसलिए वो डिमिनिश्ड थी। लेकिन जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक पहुंचा और फिर फोकस से पोल तक पहुंचा, उस पूरे रास्ते में अब ऑब्जेक्ट जो मिरर के नजदीक है और इमेज मिरर से दूर है, ऑब्जेक्ट अगर नजदीक है और इमेज अगर दूर है, इमेज अगर दूर है तो इमेज आपकी एनलार्ज्ड है, इमेज आपकी बड़ी है। ऐसा नहीं है कि बेटा आप ये सब के सब बातें कॉनकेव मिरर के लिए याद करके बैठो ना, बेटा याद करने की जरूरत नहीं है। सर आपको तो याद है, अरे बेटा मुझे याद इसलिए क्योंकि मैं तो इस तरह के सवाल कई बार कर चुका हूं, तो मुझे तो फील है, वही फील तुम्हें भी आ गई होगी। तुमने एक बार सारे सवाल किया, आपको आइडिया हो गया है। याद हो तो अच्छी बात है, ना याद हो तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं भी कर लूंगा यार। जब सर कर सकते हैं तो मैं तो सर से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, कर ही लूंगा, तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में बड़ा बिल्कुल आराम से सेट हो जाएंगे। मुझे तो बड़ा ठीक है, याद हो चुके इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, चलो बच्चा, अब एक सवाल और। बड़ा हमने सारे के सारे सवाल जो थे वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए किए, हमें बड़ा एक सवाल और करना है, वो हम करेंगे मेरे बच्चों कॉनकेव मिरर के लिए। बड़ा एक सॉरी, हमने सारे के सारे सवाल बड़ा कॉनकेव के लिए किए, अब बड़ा हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए। और कॉन्वेक्स के लिए बड़ा बहुत ज़्यादा सवालों की ज़रूरत नहीं है, एक सवाल से हमारा काफ़ी हद तक काम बन जाएगा। ये बड़ा आपके पास कॉनकेव, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा 20 सेंटीमीटर, और ये मेरे बच्चों इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां कहीं बड़ा इसका फोकस, और यहां कहीं मेरे प्यारे वाले बच्चों इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां कहीं बड़ा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट है बड़ा 2 सेंटीमीटर, और यहां से बड़ा 20 सेंटीमीटर दूर आपका मिरर है। सवाल वही है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। अभी करते हैं। इस ऑब्जेक्ट से मेरे प्यारे वाले बाल को रेज आएंगी ऐसे, ऐसे रेज अगर यूं आएंगे तो ऑफ कोर्स ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। पहले पता करते हैं कि इमेज कहां बनेगी। ठीक है बेटा, उसके लिए हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u। u मतलब बेटा ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट, बेटा वो तो नेगेटिव में है, 1/फोकल लेंथ, बड़ा कॉन्वेक्स मिरर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 तो फोकल लेंथ 10। 10 किधर? प्लस वाले साइड में। हम तो बड़ा याद भी करके बैठ चुके हैं कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। इसको सॉल्व करते मेरे पास आ गया 1/v इज 1/10 प्लस 1/20। v की वैल्यू आ गई 20/3, ये थोड़ा प्लस में आई है। इसका इमेज बनेगी इस तरफ 20/3 सेंटीमीटर पे। अच्छी बात है बेटा, 6.66 सेंटीमीटर के आसपास है।
फोकल लेंथ बेटा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इमेज बेटा बनेगी यहाँ कहीं 6.66 सेंटीमीटर के आसपास। सर हाइट क्या होगी, निकाल लेते बेटा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट बेटा वही 2 सेंटीमीटर है, इज इक्वल्स टू -v अपॉन u। बेटा मेरे पास हाइट ऑफ इमेज आ गया 2/3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज मेरे पास 2/3 सेंटीमीटर। रेज बना देते हैं। जो रे पैरेलल आई है प्यारे बच्चों, जो रे पैरेलल आई है वो रिफ्लेक्शन के बाद बेटा कहां से गुजरेगी, फोकस से। बेटा कहां से गुजरेगी, फोकस से। जो रे पैरेलल आई है वो रिफ्लेक्शन बाद गुजरेगी फोकस से। अबे फोकस से गुजरेगी इसका मतलब थोड़ी कि मिरर को तोड़ के अंदर चली जाएगी, मिरर को तोड़ थोड़ी जाएगी, जाएगी तो ऐसे ही। जो इंसिडेंट रे आई है वो रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी तो ऐसे ही। हाँ, इसको अगर पीछे एक्सटेंड करूंगा तो फोकस से आती हुई दिखाई देगी। ठीक, एक रे बेटा और भेज दो, मर्जी बेटा आपकी, चाहे पोल पे टकरा दो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो। जैसे दूसरे बेटा आप ऐसे भेज दो, दूसरे रे ऐसे भेज दो, ऐसे ऐसे भेज दो कि मैं अगर इसको एक्सटेंड करूं तो ये मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखाई दे। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाके टकराती है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पे पलट के लौट जाती है। वो रे बेटा उसी रास्ते पलट के लौट जाती है। ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रे डाइवर्ज हो रही हैं, मिलेंगे नहीं। क्या करूं, पीछे एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इज योर इमेज। बड़ा दिस इज बी डैश, बड़ा परपेंडिकुलर खींचो, दिस कम्स आउट टू बी ए डैश। ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 20/3 सेंटीमीटर, ये बड़ा 6.67 सेंटीमीटर। और यहां कहीं जिसकी आंखें होंगी बेटा उसके पास ये रेज इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। उसे किसी प्रकार की कोई स्क्रीन की जरूरत नहीं है, किसी पर्दे की जरूरत नहीं है। वो बड़े आराम से मिरर के पीछे, बिल्कुल वैसे जैसे हम प्लेन मिरर के पीछे इमेजेस देखते हैं, बिल्कुल वैसे देख पाएगा। नथिंग इज रिक्वायर्ड। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इस इमेज के बारे में क्या बेटा, वर्चुअल। अच्छी बात है, वर्चुअल है। छोटी है बेटा, बड़ी है, डिमिनिश्ड, छोटी बेटा। इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इरेक्ट है। वर्चुअल, डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड ऑफ कोर्स बिहाइंड द मिरर। कोई पर्दा वर्दा लगाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सब खूबियों के कारण, इन्हीं सब खूबियों के कारण हम इस कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, यूज एज रियर व्यू मिरर। सर ये रियर व्यू मिरर मतलब बड़ा, हमारी बाइक हो चाहे कार हो, उसमें बड़ा कुछ शीशे लगे होते हैं जो पीछे की चीज़ें देखने के लिए होते हैं। जैसे कार में अगर ड्राइव कर रहे होते हैं तो एक शीशा यहाँ लगा होता है, बड़ा एक शीशा इधर लगा होता है, एक शीशा यहाँ लगा होता है, उसमें पीछे की चीज़ें देख रहे होते हैं। वो सारे के सारे जो शीशे होते हैं वो सारे के सारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, सारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। सर फ़ायदा क्या है बेटा, फ़ायदा देखो ये है, कॉनकेव में तो बहुत लोचे थे, कॉनकेव में तो पूरे रास्ते इन्फिनिटी से लेकर फोकस तक पहुंचने तक तो सारे रास्ते रियल इमेज बन रही थी। हमें रियल इमेज थोड़ी चाहिए, इमेज देखने के लिए पर्दा थोड़ी लगाएंगे अपन, हमें चाहिए वर्चुअल इमेज। बड़ा वर्चुअल इमेज इस केस में बन रही है। कॉन्वेक्स मिरर में हर बार इस तरह से वर्चुअल, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी, चिंता वाली बात ही नहीं है। तो सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि रियर व्यू मिरर जो होगा वो हमारा वर्चुअल इमेज बना देगी। सर फिर कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगाया, प्लेन मिरर लगाए थे, प्लेन मिरर भी तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाती है। हाँ लगा सकते थे, लगा दो, प्लेन मिरर से भी हल्का फुल्का काम बन जाएगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर इज बेटर। सर कैसे बेटर, बेटा बेटर इसलिए कि प्लेन मिरर अगर आप लगाते तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वही इमेज की हाइट होती, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती वही इमेज की हाइट होती। अब इमेज की हाइट है छोटी और इमेज की हाइट है छोटी, इस कारण से हमारे उस मिरर के अंदर ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगी, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो हमारे इस कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है।
क्या ज्यादा है, फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, ये ज्यादा चीजें कवर कर पाएगा एज कंपेयर टू प्लेन मिरर। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसने जो डिमिनिश्ड इमेज बनाई है, इसने जो छोटी इमेज बनाई है, उससे मेरे को फायदा ये है, मेरे लिए बेनिफिट ये है कि अब उस मिरर के अंदर ज्यादा जो पीछे चीजें आ रही हैं वो दिख जाएंगी। कोई ट्रक आ रहा होगा बेटा, कोई उसके ट्रक के पीछे बड़ा मान लो कोई और गाड़ी वगैरह साइड में हुई तो वो हमें हल्की फुल्की नजर आ जाएगी, तो फील्ड ऑफ व्यू बड़ा हो जाएगा। और मान लो प्लेन मिरर लगाते तो ऑफकोर्स बड़ा हमें इतनी सारी चीजें नजर नहीं आती है ना। तो ऑफ कोर्स बड़ा डिमिनिश्ड होने का मेरे पास एक फायदा और हुआ। और इरेक्ट ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि बड़ा जो हम पीछे गाड़ी आ रही है वो हमें सीधी नजर आए, उल्टी नजर आएंगी तो बड़ा ऑफ कोर्स है ना, मजा नहीं आएगा ना, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि इरेक्ट है। तो हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट छोटी दिखे। छोटी दिखने से फायदा क्या है, छोटी दिखने से बड़ा ये फायदा है कि हम ज़्यादा बड़ा फील्ड ऑफ व्यू आएगा। पता लगा बड़ी दिखा दिया तो पीछे से ट्रक रहा है और ट्रक क्या होता है, नींबू लटके हुए सिर्फ वो नजर आ रहे हैं कि बड़े बड़े नींबू आ रहे हैं। अरे भाई हमें पूरा नींबू थोड़ी देखना है, हमें तो पूरा पूरा ट्रक देखना है। ट्रक अगर देखना तो फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होना चाहिए। फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होना चाहिए तो ऑफ कोर्स बड़ा हमारा जो मिरर है वो छोटी इमेज बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, छोटी इमेज बनाना चाहिए। और अगर वो छोटी इमेज बनाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। तो जब कोई तुम्हें कहे कि कॉन्वेक्स मिरर बड़ा कि किसकी तरह यूज करते हो, तो आप कह सकते हो कि सर कॉन्वेक्स मिरर को हम एक रियर व्यू मिरर की तरह यूज कर सकते हैं। किसकी तरह, रियर व्यू मिरर की तरह यूज कर सकते हैं। आई होप बेटा सारी बात समझ में आ गई होगी। अब एक छोटा सवाल और, बस छोटा सा। अच्छा सवाल बेटा, मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, थोड़ी सी भी तुमने अगर मिस्टेक की तो आंसर आ जाएगा बेटा गलत। तुमने थोड़ी सी मक्कारी की ना तो आंसर आएगा लेकिन गलत आ जाएगा बेटा। हमारे पास ये एक मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 40 सेंटीमीटर है और यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्स पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर ऊपर है और ये डिस्टेंस मेरे पास दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी कोई ना कोई इमेज बनेगी। मुझे इस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन निकालना है। मैं पहले बोल रहा हूं बेटा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं। अरे क्या स्पेलिंग लिख दी, find separation between object and image। अगर आपने थोड़ी सी बेवकूफ़ी की तो आंसर जल्दी आ जाएगा लेकिन गलत आ जाएगा। चल बेटा, हम जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगे यूं आएंगे, तो ये वाले साइड प्लस, ये वाले साइड माइनस कर देंगे यार। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट बेटा, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है 20 बेटा, प्लस नहीं माइनस। सर फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 तो फोकल लेंथ 20, कॉन्वेक्स है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उस तरफ, फोकस भी उस तरफ, तो प्लस 20। सर वी क्या होगा बेटा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मेरे पास आ गया 1/v इज 1/20 प्लस 1/20। बड़ा v की वैल्यू आ गई है 10, पॉजिटिव आई है। इसका इमेज इस तरफ नहीं, इमेज इस तरफ। कितनी दूर, 10 सेंटीमीटर दूर। हो सकता है कि कुछ मेरे बेवकूफ़ बच्चों ने 30 सेंटीमीटर आंसर लिख दिया हो, बट 30 सेंटीमीटर आंसर नहीं है। नहीं, इमेज जो है वो कहाँ बनेगी बेटा, यहां बनेगी या ये भी यहां से 2 सेंटीमीटर ऊपर बनेगी या बीच में कहीं बनेगी। ऐसा नहीं कि इमेज यहाँ बन जाएगी, ये इमेज यहाँ बन जाएगी, कहाँ बनेगी, इमेज बीच में कहीं बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी। सर कैसे पता बेटा, मुझे इसलिए पता है कि ऑब्जेक्ट दूर है तो इसकी हाइट ज़्यादा होगी, इमेज नज़दीक है तो हाइट कम होगी। मैं तो डायरेक्ट भी कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर है, उसके मुकाबले इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर ही दूर है, मतलब हाफ डिस्टेंस दूर है। तो इसकी हाइट अगर 2 है तो इमेज की हाइट बेटा कितनी आएगी, 1 आएगी। सर ऊपर ही 1 आएगी, ये कैसे निश्चित किया आपने? ऐसे किया कि रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज मिरर के आजू बाजू होंगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज भी ऊपर।
बट अगर आपको मेरे फॉर्मूला पे इतना विश्वास नहीं है तो आप कह सकते हो कि सर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा, मैग्नीफिकेशन इज v बाई यू। बड़ा v कितना है माइनस v बाई यू, माइनस v कितना है 10, u कितना है -20, दोनों कैंसिल, मेरे पास आ गया मैग्नीफिकेशन इज हाफ। मैग्नीफिकेशन में बड़े आराम से लिख सकता हूँ y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बड़ा y कोऑर्डिनेट है 2 सेंटीमीटर, दैट इज हाफ, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कम्स आउट टू बी 1 सेंटीमीटर। ये आपकी बड़ा इमेज है। आप डायरेक्ट में निकाल सकते थे कि मैग्नीफिकेशन इज f अपॉन f माइनस यू। बड़ा फॉर्मूला यही था ना, हमने जब फॉर्मूला निकाला था या u माइनस एफ था, मैं तो भूल जाता हूँ यार। हाँ यही था, f अपॉन एफ माइनस यू। f कितना है बेटा +20, +20 माइनस यू, यू कितना है बेटा -20, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया हाफ। तो ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर तो इमेज बेटा आपकी 1 सेंटीमीटर पर। तो ये रही आपकी इमेज। मुझे इन दोनों के बीच का सेपरेशन निकालना है, ये वाला सेपरेशन निकालना है, निकाल लेंगे, कोई टफ टास्क ऐसा है नहीं यार। यहां से बड़ा एक परपेंडिकुलर खींच दो ऐसे। अब हम इस बात को जानते हैं कि अगर ये 2 सेंटीमीटर था, ये 1 है, तो बड़ा ये 1 सेंटीमीटर, तो ऑफ कोर्स बड़ा ये भी आपका 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर। BCA और 10A, तो ये कितना हो गया 30 तो पाइथागोरस थ्योरम से बड़े आराम से कह सकते हैं कि रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 901 सेंटीमीटर। 30 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा तो है ना। 2 ऑप्शन हुए 30 सेंटीमीटर एंड रूट 901 सेंटीमीटर, तो कौन सा सही होगा? ऑफ कोर्स रूट ऑफ 901 सेंटीमीटर सही हो। चलिए बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको बहुत बोर किया है, बट मुझे ये भी लगता है कि आपको बड़ा इस बात की फील तो आ गई होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ तो इमेज कहाँ। ये फील बड़ा काम आती है ना, क्योंकि लेंस में मोर और लेस ऐसा ही होता है कभी ना कभी है। तो एक बार तो मुझे इसको बहुत ही एलेबोरेट तरीके से कराना ही था, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं, हमारे लेटरल या फिर ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन पे 1-2 अच्छे सवाल और करते हैं। चलिए, एक बड़ा बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप आराम से इत्मीनान से करें। सवाल ऐसा है कि आपके पास ये बड़ा एक कॉनकेव मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट्स से 20 सेंटीमीटर, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये बेटा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और मैं इसको पोल कह देता हूं बेटा, दिस इज योर पोल, बेटा दिस इज योर पोल। फेयर एनफ। एक ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, एक तरीके से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, एंड इट लुक्स लाइक दिस। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है और वो दिखने में ऐसी है, यहां से 40 सेंटीमीटर दूर है, यहां से 40 सेंटीमीटर दूर है, और इसकी खुद की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। ये जो स्ट्रिप है, बड़ा स्ट्रिप देखना कैसे है, यहां से चलते 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 इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक ये आपकी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ऐसे। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की आपने हाइट देख ली कि 2 सेंटीमीटर है, लेंथ बड़ा ऑफ कोर्स यहां 40 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो लेंथ तो इसकी इनफाइनाइट हो ही गई। ठीक, इट इज ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, इट इज ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की कोई ना कोई इमेज बनाएगा ये वाला मिरर, उस इमेज का एरिया निकालना है। ऑब्जेक्ट का एरिया तो ऑफ कोर्स इनफाइनाइट है, क्योंकि हाइट भले ही फाइनाइट हो लेकिन लेंथ तो इसकी इनफाइनाइट है,
तो ऑब्जेक्ट का एरिया तो इनफाइनाइट है, मुझे किसका एरिया निकालना है, इमेज का एरिया निकालना है। तो सवाल लिखिए बच्चों, सवाल है फाइंड एरिया ऑफ इमेज ऑफ दिस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो भी इमेज बनने वाली है उसका एरिया निकालो। चलो सोचते हैं। सबसे पहले ये देखो कि ये वाला पॉइंट मेरे पास लेट से बच्चों ए, ये वाला पॉइंट मेरे पास लेट से मेरे प्यारे बच्चों बी। ये जो ए बी है ये तो बड़ा आपके सेंटर ऑफ सॉरी, अच्छा एक मिनट बेटा, सवाल कहते हैं हल्का चेंज करना। ठीक, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा 40 ले लेना, मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बेटा 40 लेना, वरना कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। हालांकि इतना भी कोई टफ नहीं होगी, बट ठीक है बेटा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी 40 है। जो ए बी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 40 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर पर ही अगर इस तरह से मिरर के सामने पड़ी है, तो ये तो एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो आप लोग जानते हो कि जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज है, बस इतना सा फर्क है कि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज इसकी नीचे आएगी, याद है ना। और जो हाइट ऑब्जेक्ट की बेटा वही हाइट आपकी इमेज की होगी। तो आप बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से ऐसा कह सकते हो कि इसकी इमेज आएगी ऐसे, इमेज आएगी ऐसे, एंड दिस पॉइंट विल बी योर ए डैश, this point will be your b dash. If this height is 2 centimeter, this height also comes out to be 2 centimeter. This height also comes out to be 2 centimeter. Fair enough? अब एक छोटी सी बात सुनना। Let's say मैंने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया C और यहां पर कोई पॉइंट ले लिया D। अब आपको इतना हल्का फुल्का बड़ा बता चुका हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर दूर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इस तरफ आएगी, ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज इधर जाएगी, और इमेज जितनी नजदीक जाएगी मिरर के उतनी छोटी बनेगी। याद तो है, ऑब्जेक्ट दूर है और इमेज जो है वो मिरर के नजदीक है, तो इमेज बेटा क्या बनेगी, छोटी बनेगी। तो इस बात का मुझे अंदाजा है कि CD की भले ही हाइट आपकी 2 सेंटीमीटर हो, लेकिन इसकी जो इमेज होगी, इसकी जो इमेज होगी उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर नहीं होगी, 2 सेंटीमीटर से कम होगी। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां कहीं आपका D डैश आएगा और यहां कहीं बेटा आपका ऐसे C डैश आएगा, एंड इट विल लुक लाइक दिस। इतना समझ में आ गया? चलो आगे चलता हूं। मान लो कि मैंने यहां पर ऐसे 2 पॉइंट ले लिए, ये वाला पॉइंट मैंने E ले लिया, ये वाला पॉइंट मैंने F ले लिया। अब ये ऑब्जेक्ट तो और दूर चली गई। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना दूर जाएगी, इमेज जो है बेटा वो ऑफकोर्स मिरर के नजदीक जाएगी। ऑब्जेक्ट जितना दूर होगी और इमेज जितना मिरर के नजदीक होगी, इमेज उतनी छोटी होगी। तो इस EF की इमेज तो और छोटी बनेगी, तो EF की इमेज तो और छोटी बनेगी। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि यहां कहीं आपका कोई F डैश आएगा, यहां कहीं आपका बड़ा कोई E डैश आएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये भले ही रेक्टेंगुलर हो, इसकी इमेज जो है वो रेक्टेंगुलर नहीं है। अब मेरी बात और सुनना। मान लो इन्फिनिटी पे यहां कहीं मैंने कोई ऑब्जेक्ट मान ली, लेट से YZ। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पे। अब इसकी इमेज कहां बनेगी? अब ऑब्वियस बात है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इसकी इमेज बनेगी फोकस पे। उसके लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैं यहां दिखा दूं। मैग्निफिकेशन इज ऑफ कोर्स V/U, सॉरी बेटा -V/U। V की वैल्यू तुम बोलोगे कि सर इमेज बन रही है -20 पे। ऑब्जेक्ट बेटा इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। फोकस बेटा कहां पर है? 20 पे अपॉन U बेटा क्या लिखूं? U मेरे बच्चे बोले सर -∞ लिखो। ऐसा लिखते ही मैग्निफिकेशन तो 0 आ गया। मैग्निफिकेशन 0 आ गया, इट मीन्स दैट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी 0। इट मीन्स दैट हाइट ऑफ इमेज शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब वो जो YZ है उसकी इमेज जो बनेगी वो फोकस पे तो बनेगी, लेकिन उसकी हाइट 0 होनी चाहिए। हाइट 0 होनी चाहिए मतलब Y और Z दोनों ही एक ही पॉइंट पर आपके नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसी फील आती है कि जैसे जैसे मैं यहां पर ऐसे अलग 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 पॉइंट्स लेता जाऊंगा इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पे, तो उनकी जो इमेज बनेगी बेटा उनकी हाइट लगातार कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर मैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लूंगा तो उसकी इमेज की हाइट बेटा क्या हो जाएगी? 0। और ये जो आपके पास बनकर आया है,
ये आप देख सकते हो कि ये अब रेक्टेंगुलर नहीं है, ये रेक्टेंगुलर नहीं है, मुझे इसका एरिया निकालना है। सर ये ट्राइंगल है क्या? यस बड़ा एक ट्राइंगल है। सर प्रूव कर सकते हैं इस बात को? हाँ बड़ा बिल्कुल प्रूव कर सकता हूं। ये ट्राइंगल है, इस बात को प्रूव करना मेरे लिए बड़ा आसान सा काम है। सुनिएगा, ये ट्राइंगल है, ये बड़ा मेरे लिए प्रूव करना बहुत ही आसान सा काम है। सुनिएगा, यहां पर तुम खूब सारे पॉइंट्स ले लो, इन सारे पॉइंट्स से, इन सारे के सारे पॉइंट्स से ऐसे एक लाइन भेज दो यू, जो इस मिरर पर स्ट्राइक करेगी। कैसे? पैरेलली। इन सारे के सारे पॉइंट से एक रे कॉमन आएगी, यूं चलते 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 और मिरर पे स्ट्राइक कर रही है ऐसे पैरेलली। जो भी रे पैरेलल जाती है बेटा वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरती है? फोकस से। तो आप बड़े इत्मीनान से कह सकते हो कि रिफ्लेक्शन के बाद दिस रे विल पास थ्रू द फोकस लाइक दिस। अब आराम से मेरा सुनना, सब चीजें रिलेट होंगी। दिस इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे पर आपकी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ये बी सी ई आगे वाले जितने सारे के सारे पॉइंट है बेटा कहां पर है? इंसिडेंट रे पर। ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे पर होती है ऑब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्टेड रे पर होती है आपकी इमेज। तो पक्की बात है कि यहां पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब की जो इमेज होगी बड़ा वो पक्की बात है कि यहां 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 कहीं होगी। जैसे सी यहां है तो उसकी इमेज यहां कहीं होगी सी डैश। ई अगर यहां कहीं है तो उसकी इमेज यहां कहीं होगी ई डैश। यहां बड़ा मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉइंट है जी, तो उसकी इमेज बड़ा यहां कहीं होगी जी डैश। बड़ा मान लीजिए कि यहां पर कोई ना कोई पॉइंट है पी, तो उसकी इमेज यहां पर होगी पी डैश। और तुम जानते हो कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, जितना जितना दूर होगा, इमेज बड़ा मिरर के नजदीक उतनी आती जाएगी और इमेज उतनी ही छोटी बनती जाएगी। और ऐसे चलते 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 बेटा जेड अगर तुमने इंफिनिटी पे ले लिया तो जेड की इमेज यहां कहीं। नाउ यू कैन से दैट कि ये भले ही रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो, लेकिन ये जो आपकी इमेज बनी है, ये जो आपकी इमेज बनी है, ये क्या बनी है? ट्राइंगल। अगर ये वाला पॉइंट सी है, परपेंडिकुलर खींच दो, यहां बड़ा आपका पॉइंट आएगा डी डैश। ये वाला पॉइंट अगर ई है बड़ा परपेंडिकुलर खींच दो, यहां पर आएगा एफ डैश एंड सो ऑन। ये आ गई आपके पास इमेज, ये आ गई बड़ा आपके पास इमेज। काश मैं इसका एरिया लिख पाऊं, वेरी इजी, हाफ। ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस। बेस है बेटा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 20 सेंटीमीटर। इनटू ये वाले हाइट, ये वाले हाइट है आपके पास 2 सेंटीमीटर। 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपके पास इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एरिया है वो आ गया 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा आंसर। आई होप यू गेट द पॉइंट। बहुत ही अच्छा सवाल था और मेरे ख्याल से आपको सारा सारा समझ में आ ही गया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, एक थोड़ा लैंग्वेज वाला सवाल करते हैं। अच्छा सवाल है, आराम से इत्मीनान से सुनिएगा और इत्मीनान से कीजिएगा। बड़ा सुनना। एन ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to principal axis and its image on screen is twice the size। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट की साइज है ना, उसके मुकाबले बड़ा इमेज की साइज दुगनी है। ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 5 सेंटीमीटर्स, size of image becomes 3 times।
ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो साइज है बड़ा उससे 3 गुना हो जाती है इमेज की साइज, लेकिन इमेज अब भी स्क्रीन पर ही है, स्क्रीन पर ही है। भले ही स्क्रीन की पोजीशन तो चेंज नहीं पड़ेगी, लेकिन जो भी इमेज है वो स्क्रीन पे है, बट स्टिल ऑन स्क्रीन। इमेज अगर स्क्रीन पे बन रही है तो ऑब्वियस बात है कि रियल इमेज है। तो ऑब्जेक्ट बड़ा मिरर के सामने पड़ी हुई है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज टाइप आपकी कहानी है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। बड़ा मिरर की फोकल लेंथ निकालो। बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, बड़े आराम से निकालेंगे अपन लोग। ठीक, सुनना बच्चों, मान लीजिए कि बड़ा आपके पास ये कोई मिरर है। सर आपने कॉनकेव ही क्यों माना? बड़ा मैंने माना कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसे डायग्राम बना दिया। अगर मान लो कि फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो कॉनकेव होगा, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई तो कॉन्वेक्स होगा। लेट्स सी, यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी इमेज इससे अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है वो लेट से बड़ा यहां से x डिस्टेंस दूर है। इमेज जो है वो दुगनी साइज की बनती है, लेकिन स्क्रीन पे बनती है। तो ऑफ कोर्स इमेज इस तरफ नहीं है, इमेज तो इस तरफ है। इमेज अगर इस तरफ है, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर दोनों सेम साइड में है, तो पक्की बात है कि अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट 2h है, लेकिन मैग्निफिकेशन जो है वो 2 नहीं है बल्कि -2 है। आई होप आपको याद आ रहा होगा, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, मतलब दोनों मिरर के अगर सामने होंगे तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। तो बोलने को मैग्निफिकेशन 2 है, लेकिन बेटा 2 नहीं है, न्यूमेरिकली -2 है। एंड वी नो द फॉर्मूला वेरी वेल कि मैग्निफिकेशन इज f अपॉन f माइनस u। बेटा व्हाट इज u? इस ऑब्जेक्ट से रेज जा रही है u, ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट, सॉरी बेटा ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट x नहीं है बेटा, -x है। तो मेरे पास आ गया दैट इज f अपॉन f प्लस x एंड इट इज -2। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई है, बढ़िया है, मेरे काम आएगी। अब क्या किया कि अब तूने इस ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर शिफ्ट किया और इमेज की साइज 3 गुना हो गई। अगर तूने ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट किया होता तो तू जानता है फिर आपकी इमेज इधर शिफ्ट होती। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर से दूर होता, इमेज जैसे जैसे मिरर के नजदीक आती तो इमेज की साइज घटती। लेकिन सवाल में तो लिखा हुआ है कि इमेज जो पहले दुगुना दिख रहा था अब तिगुना दिखने लग गया। तो ऐसे तो 5 सेंटीमीटर शिफ्ट आपने नहीं किया होगा, आपने जरूर ऑब्जेक्ट को इस तरफ 5 सेंटीमीटर शिफ्ट किया होगा। और आप जब ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर इस तरफ शिफ्ट करोगे तो इमेज इस तरफ शिफ्ट होगी, पता नहीं कितनी होगी लेकिन इधर की तरफ। ये हम जानते हैं, ऑब्जेक्ट यूं जाएगा तो इमेज यूं जाएगी। और ऑब्जेक्ट चलते चलते यहां पहुंच गए, इसकी हाइट अगर h है तो इमेज की हाइट बेटा अब कितनी हो गई है? 3h। कितनी होगी बेटा? 3h। लेकिन अगेन मैग्निफिकेशन 3 नहीं है, मैग्निफिकेशन -3 है। रीजन इज कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज दोनों मिरर के एक तरफ है, और अगर दोनों मिरर के ऑब्जेक्ट और इमेज अगर दोनों मिरर की तरफ है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नहीं, मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव होगा। अच्छा, ये वाले डिस्टेंस कितनी बची है? अब ये वाले डिस्टेंस मेरे पास बची है x - 5। ठीक है, चलो बेटा, मैग्निफिकेशन इज -3, दैट इज f अपॉन f माइनस u। u क्या है? ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या है? डिस्टेंस तो x - 5 है लेकिन नेगेटिव में, तो u की जो वैल्यू है वो नेगेटिव ऑफ x - 5 है। क्या है बेटा? नेगेटिव ऑफ x - 5। u माइनस सॉरी f अपॉन f माइनस u। u को बेटा ये रखोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और यहां पर मेरे पास आ गया x - 5। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो। x को उड़ा दोगे f आ जाएगा, f को उड़ाओगे x आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? f चाहिए, अभी आ जाएगा। मेरे पास आ गया f इज -2f - 2x। इट गिव्स मी, मैं इसको इधर ले आया तो 3f इज -2x। तो जहां कहीं x लिखा है बेटा वहां पर मैं -3f/2 लिख सकता हूं। ठीक है, लिखते हैं। यहां पर देखना बेटा, यहां मेरे पास आ गया -3f
-3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू f। इधर गया तो मेरे पास आ गया 4f इज इक्वल्स टू -3x। x को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, 3f/2 प्लस 15। मेरे पास आ गया 4f माइनस 9f/2 इज इक्वल्स टू 15। माइनस f/2 बेटा कितना आ गया, 15। फोकल लेंथ कितनी आ गई है, -30। फोकल लेंथ अगर -30 आ गई है, माइनस आ रही है, इसका मतलब पक्की बात है कि कॉनकेव मिरर ही है। कॉन्वेक्स तो वैसे भी नहीं हो सकता। कॉन्वेक्स पर तुम जानते हो कि जो भी आपकी रियल ऑब्जेक्ट थी उसकी वर्चुअल इमेज ही बनाता होता, वो भी छोटी, तो वो तो वैसे भी नहीं हो सकता। आपके पास फोकल लेंथ बेटा आ गया -30 सेंटीमीटर्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर को पूछे तो आप कह सकते हो दैट इज -60। आई होप यू गेट द पॉइंट। हालांकि इस पूरी की पूरी बात को सोचने का एक तरीका और भी है, सुनिएगा बेटा। ये बेटा आपका मिरर, ये आपका मिरर, इसकी फोकल लेंथ f। मैं जानता हूं कि शुरुआत के अंदर ऑब्जेक्ट यहां कहीं था और ये है x, इसकी हाइट है h। इमेज जो बनेगी वो रियल बन रही है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, तो सेम साइड बनेगी और ये आपकी इमेज बन गई बेटा, कितनी है, 2h। अब मेरे बच्चे इस बात को जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पर h हाइट की है, तो अगर इमेज जो है वो अगर उससे दुगनी हाइट की है तो उसकी डिस्टेंस मिरर से दुगनी होनी चाहिए। जितनी ऑब्जेक्ट दूर उतनी बड़ी, तो इसके मुकाबले अगर बेटा ये दुगनी हाइट की है तो डिस्टेंस भी तो दुगना होना चाहिए। हमारा काम बन जाएगा बेटा, रेज आएंगे इस तरफ, ये वाले साइड प्लस, ये वाले साइड माइनस। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि u की वैल्यू में यूज करूंगा -x, v की वैल्यू में यूज करूंगा -2x, f को तो f ही लिख देता हूं, साइन वाइन की चिंता मत करो, अपने आप आ जाएगा। मेरे पास फॉर्मूला आ गया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मेरे पास आ गया -3f इज इक्वल्स टू 2x। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। अगली इक्वेशन सोचते हैं बेटा। अब ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाऊं या इधर लेके जाऊंगा, आप बोलोगे सर ऑब्वियस बात है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यूं लेके जाऊंगा तो इमेज यूं आएगी, इमेज मिरर के नजदीक आएगी तो छोटी बन जाएगी। सवालों पे लिखा हुआ है कि बड़ी बननी चाहिए, तो पक्की बात है कि हम ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ 5 सेंटीमीटर ले आए और ये डिस्टेंस मेरे पास हो गया x-5। ऑब्जेक्ट यूं आएगी तो मेरे बच्चों इमेज यूं जाएगी, और इमेज की हाइट बोल रखी है कि ऑब्जेक्ट की हाइट अगर h है तो इमेज की हाइट बेटा कितनी है, 3h। इसके मुकाबले अगर ये 3 गुना हाइट का है तो ऑब्वियस बात है कि जितनी दूरी ये है उसकी 3 गुना दूरी ये है, तो आप कह सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 3 टाइम्स x-5। फिर से आप कह सकते हो कि मेरे पास फॉर्मूले में 1/v, v की वैल्यू है -3 टाइम्स x-5 प्लस 1/u, u की वैल्यू बेटा मेरे पास है -x-5 इज इक्वल्स टू 1/f। बेटा मेरे पास आ गया 3 टाइम्स x-5 -1 -3 इज इक्वल्स टू 1/f। मेरे पास आ गया 3x -15 इज इक्वल्स टू -4f। बेटा 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स, x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x को मैं लिख सकता हूँ -3f/2 -15 इज इक्वल्स टू 4f। बेटा ये उधर गया, बेटा ये उधर गया तो मेरे पास आ गया -15 इज इक्वल्स टू -4f प्लस 9f/2। बेटा मेरे पास आ गया अगेन f/2 इज इक्वल्स टू -15, f की वैल्यू आ गई मेरे पास -30। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर, सो इट ऑल्सो कम्स आउट टू बी इन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, ये था हमारा लेटरल मैग्निफिकेशन या फिर सॉरी बेटा
ये हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या फिर लेटरल मैग्निफिकेशन। बहुत टफ नहीं लगा होगा, आसान सा लगा होगा। आगे चलते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल नहीं बेटा, थ्योरी है। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। जैसे हम लोगों ने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या फिर लैटरल मैग्निफिकेशन तब डिफाइन किया था जब हमारी जो ऑब्जेक्ट थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी थी। उसी तरह से हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन तब डिफाइन करेंगे जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पड़ी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पड़ी होगी। तो सुनना बेटा इस बात को कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पड़ी होगी तब जाके हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, सवाल से शुरुआत करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे सर ने पढ़ाया लिखा है तो कुछ नहीं और सर सवाल पूछ रहे हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की अलग से थ्योरी की जरूरत फिलहाल नहीं है। बिल्कुल मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हो। सुनिएगा, मान लीजिए बेटा कि आपके पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ऐसे पढ़िए, कोई ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर यूं पड़ा है। कोई ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर यूं पड़ा है। ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी। इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इस बी वाले पॉइंट की डिस्टेंस मिरर से है 10 सेंटीमीटर। बस ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ा होता तो हम बड़ा ऑफ कोर्स लेटरल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पड़ा है, तो हमें सोचना पड़ेगा। सोच लेंगे। फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। जो भी इमेज बनेगी उसकी लेंथ बताओ कितनी होगी। बिल्कुल बनाएंगे। सुनना बेटा, चाहे ए हो चाहे बी हो, इनमें से रेज आएंगी ऐसे। इंसिडेंट रेज विल बी लाइक दिस। तो ये वाले साइड आपके पास प्लस, ये वाले साइड आपके पास माइनस। कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ 10, प्लस 10 या माइनस 10। तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स रेज आएंगी यूं, ये वाले साइड प्लस। कॉन्वेक्स का तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ, फोकस भी इस तरफ, दोनों पॉजिटिव साइड में, तो प्लस तो आना ही था। ठीक है बच्चों, पहले ये पता करते हैं कि इस बी वाले पॉइंट की इमेज कहां बनेगी। तो चलो बी के लिए कैलकुलेशन करते हैं। बी के लिए अगर मैं देखूं तो ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पर, किधर, माइनस में। तो आप बोलोगे सर यू की वैल्यू है -10, एफ की वैल्यू +10 मुझे पहले से पता ही है। काश मैं वी निकाल सकूं। आपको सर कोई दिक्कत नहीं है, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। मेरे पास आ गया 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 + 1/10। v कम्स आउट टू बी +5 सेंटीमीटर। इसका मतलब बी की इमेज जो हो +5 में बनेगी। +5 किस तरफ होगा? +5 नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा? आप हो सिर्फ पॉजिटिव में होगा, तो यहां कहीं आएंगे। इट विल बी बी की इमेज b' एंड ऑफ कोर्स दिस डिस्टेंस इज 5। ओके, यही कैलकुलेशन हम एक बार के लिए ए के लिए भी कर लेते हैं। ए की इमेज कहां बनेगी? ए देखना बेटा कहां पर है, 10 सेंटीमीटर ये और 10 ये, बड़ा कितना हो गया 20। ए जो है वो यहां से 20 सेंटीमीटर दूर है। किस तरफ है? नेगेटिव साइड में। तो आप कहोगे सर ए के लिए आप u की वैल्यू लो -20। फेयर एनफ। v कितना आएगा? मेरे पास फॉर्मूला है 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/20 + 1/10। बेटा v की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा कितनी? 20/3 आ गया।
20/3 सेंटीमीटर। वी की वैल्यू मेरे पास आ गई 6.66 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक इमेज जो है वो यहां कहीं बनेगी, यहां से 20/3 सेंटीमीटर दूर, ये मेरे पास आ गया ए डैश। तो जो ऑब्जेक्ट आपके पास यूं पड़ी थी उसकी इमेज आपके पास ऐसे बन रही है। आपने नोटिस किया, ऑब्जेक्ट यूं है तो इमेज यूं है। खैर सवाल पे आते हैं, मुझसे पूछा बताओ इमेज की लेंथ क्या होगी। इमेज की लेंथ इज ऑफ कोर्स ए डैश बी डैश, और ये लेंथ ऑब्वियस बात है टोटल लेंथ माइनस दिस लेंथ, दैट इज 20/3 माइनस 5, दैट कम्स आउट टू बी 5/3 सेंटीमीटर या फिर 1.67 सेंटीमीटर। हम कोई ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहां पर नहीं लगा सकते। वो फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी हो। इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट अलोंग पड़ी होगी उस केस में तो हमें बड़े आराम से इस तरह से बेसिक से सवाल करना पड़ेगा। हाँ, कोई बच्चा जिद ही कर ले कि सर यहां पर मैग्निफिकेशन क्या डिफाइन करोगे, तो ना मैग्निफिकेशन तो मैं सोचता हूं कि लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज मेरे पास आया है 5/3, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास आया है 10, तो मेरे पास ये आ गया है 1/6। साथ में एक माइनस और लगा दूंगा। सर ये माइनस किस बात का लगा दिया आपने? बेटा माइनस इस बात का लगा दिया कि ऑब्जेक्ट यूं पड़ी है तो आपकी इमेज तो यूं पड़ी है। सिर्फ इसी कारण से मैंने एक माइनस साइन और लगा दिया कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक तरह से इन्वर्टेड है। तो आपके पास कोई मैग्निफिकेशन पूछे इस केस में तो आप कह सकते हो कि -1/6। फॉर्मूला मेरे पास मैग्निफिकेशन का नहीं आया, हमने तो सारा सवाल बेसिक से ही किया है। तो ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। हाँ, एक बात जरूर है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला हो सकता है। कब? जब ऑब्जेक्ट बहुत 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 छोटी हो। ऑब्जेक्ट अगर काफी छोटी होगी तब जाके हम बेटा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाता हूं? हेडिंग बेटा वही है, लॉन्गिट्यूडनल magnification if object is very small। अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटी है तो उस केस में हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि आपके पास बड़ा ये कोई कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। लेट्स से कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे पड़ी है, देखें यार, ठीक है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ी और बहुत छोटी सी ऑब्जेक्ट है। लेट्स से दिस इज ए बी, ऑब्जेक्ट की जो छोटी सी लेंथ है मैं इसे एक बार के लिए LO लिख दूं, लेकिन मैथमेटिकली मैं इसे DU लिख सकता हूं। सुनना आराम से, U क्या है? ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, और DU मतलब ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट में छोटा सा चेंज। मान लो बेटा ये वाला जो कोऑर्डिनेट है और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट के, इसमें एक हल्का सा चेंज होगा। बड़ा चेंज होता तो मैं ΔU लिख देता, U2 - U1 लिख देता। छोटा चेंज है तो मैंने इसको DU लिख दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटी है। इसकी इमेज लेट से ऐसे बनेगी। सर आपको कैसे पता कि ऑब्जेक्ट यूं पड़ी है तो इमेज ऐसे बनेगी? बेटा मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है कि कोई चीज अगर यूं आएगी तो उसकी इमेज यूं आएगी। तो ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज यहां। ऑब्जेक्ट मान लो यहां से यहां आएगी तो इमेज यहां से यहां आ जाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसे पड़ी है तो उसकी इमेज ऐसे पड़ी होगी। इसकी जो लेंथ है मैं इसको बोलता हूं लेंथ ऑफ इमेज। अब लेंथ ऑफ इमेज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि V2 - V1 है कि नहीं भाई, इसका कोई इमेज का कोऑर्डिनेट होगा और इस इमेज का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। पूरी लेंथ क्या होगी? V2 - V1। लेकिन इमेज बहुत छोटी है तो V2 - V1 ना लिखकर मैं क्या लिख रहा हूं मेरे प्यारे वाले बच्चों? DV। क्या लिख रहा हूं? DV। नाउ जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है इसका फॉर्मूला मैं बना रहा हूं लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज DV
अपॉन डी यू, दैट इज dv अपॉन डी यू। सर ये dv अपॉन डी यू कहां से आएगा? आ जाएगा, चिंता मत करो, आ जाएगा बेटा, चिंता मत करो। ये आएगा इस बात से कि मेरे पास फॉर्मूला है v की पावर -1 प्लस u की पावर -1 इज इक्वल्स टू f की पावर -1। अरे यार 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, यही करते थे बंतो। इसको डिफरेंशिएट करो u के रेस्पेक्ट में, अभी करता हूं बेटा। पहले पावर है, इसको नीचे ले आओ, तो -1 v की पावर -2, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? v को डिफरेंशिएट करना है u के रेस्पेक्ट में, प्लस u की पावर -1 का डिफरेंशियल u के रेस्पेक्ट में क्या होगा? तो आप कह सकते हो कि -1 तो आएगा नीचे, u की पावर -2, f तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन तो 0। या तो ये चमक जाएगा तुम लोगों को, या मैं एक तरीके से और बोलता हूं, ऐसे डिफरेंशिएट कर लो इंडिपेंडेंटली। जैसे v की पावर -1 को मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, -1 तो आ गया नीचे, v की पावर -2 इंटू dv, ठीक है, प्लस u की पावर -1 का डिफरेंशियल होगा -1 u की पावर -2, u का डिफरेंशियल होगा du, और f तो बड़ा कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट की और इमेज के कोऑर्डिनेट चेंज होने से फोकल लेंथ थोड़ी चेंज होगी, वो तो कांस्टेंट है। अब बेटा इसको अरेंज कर लो, चाहे इसे सॉल्व कर लो चाहे इसे सॉल्व कर लो, एक ही बात है। सॉल्व करते मेरे पास कहानी आ गई, -dv अपॉन v² इज इक्वल्स टू du अपॉन u² अपॉन u², और यहां से मेरे पास dv अपॉन du बड़े आराम से आ गया -v² अपॉन u²। ये हमारे पास आ गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ अब तब एप्लीकेबल है जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत बहुत छोटी हो। अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर ज्यादा होगी बेटा, फिर तो वही काम, पहले वाले पॉइंट की इमेज ये, दूसरे वाले पॉइंट की इमेज ये, फिर हम लेंथ तो निकाल लेंगे माइनस करके। तो ये सिर्फ तब है जब आपका ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, दैट इज -v² अपॉन u²। बेटा इस v² अपॉन u² को मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, इसको आप f अपॉन f माइनस u भी लिख सकते हो। अरे याद करो, f अपॉन f माइनस u जो था ये हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो है वो माइनस टाइम्स ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर है। अगर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन 2 है तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन -4 है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। तो अच्छा सा फॉर्मूला बन गया, मैं फिर से बोल दूं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज -v² अपॉन u²। याद कीजिए बेटा, लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -v/u आया था, तो इट कैन ऑल्सो रिटन एज -f अपॉन f माइनस u का होल स्क्वायर, या फिर जो भी हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था उसका स्क्वायर। इन सारी बातों को आप याद रख सकते हो, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, याद रखें इस बात को, इसको याद रखें। चलिए बच्चों, इस बात पे एक छोटा सा चिन्ना सा सवाल करते हैं। चिन्ना सा एक अच्छा सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है कि ये आपके पास कोई कॉनकेव मिरर, और इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ऐसे पढ़िए, ऑब्जेक्ट है, ऐसे पढ़िए। इस ऑब्जेक्ट की खुद की जो लेंथ है वो बेटा 2 मिलीमीटर है, और ये जो ऑब्जेक्ट पड़ी है ये मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर पड़ी है, मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर पड़ी है। अब आपके मन में ये तो आता ही होगा कि उससे 60 सेंटीमीटर कौन दूर पड़ा है, इधर वाला हिस्सा या इधर वाला हिस्सा। कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो 2 मिलीमीटर की जो लेंथ है ये 60 सेंटीमीटर के सामने बहुत कम है, तो वो कैलकुलेशन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो काफी छोटी है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस डिस्टेंस एंड समथिंग लाइक दैट। फाइंड position of image and
इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन निकालनी है और लेंथ निकालनी है। अगर यही ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी होती तो बहुत आसान था। इस बार बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पड़ी, इसलिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? लॉन्गिट्यूडनल। सर लॉन्गिट्यूडनल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या लॉजिक से कर लूं? बेटा फॉर्मूला लगा के काम चल जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की लेंथ काफी छोटी है। तो चलिए बच्चों करते हैं। सबसे पहले इमेज कहां बनेगी ये देखते हैं। उस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज आएंगी u, ये वाले साइड प्लस, ये वाले साइड माइनस। ऑब्जेक्ट का बड़ा आप कोऑर्डिनेट बड़े आराम से कह सकते हो कि हम -60 मान सकते हैं। फोकल लेंथ की जहां तक बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ 10 है, लेकिन +10 है या -10 है आपको सर कॉन्केव है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ, फोकस भी इस तरफ, तो -10। मेरे पास आ गया 1/v + 1/u (1/60 - 1/10) बड़ा 1/v दैट इज 60, 1 - 6 बड़ा v की वैल्यू मेरे पास आ गई -12 सेंटीमीटर। तो जो भी इमेज बनेगी बड़ा वो -12 सेंटीमीटर पर बनेगी। कितनी बड़ी बनेगी सोचता हूं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज -v² अपॉन u²। v है मेरा -12, u है मेरा -60, v² अपॉन u²। बड़ा माइनस माइनस तो ठीक है निपटेगा। 1/25। मेरे पास लेंथ ऑफ इमेज आ गई है, कितनी है बेटा? -2/25 मिलीमीटर। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का सिर्फ ये अर्थ है कि जो ऑब्जेक्ट यूं पड़ी है उसकी इमेज ऐसे पड़ी होगी। तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट आ गया। रिजल्ट ये आ गया कि इमेज जो होगी बेटा वो यहां से 12 सेंटीमीटर दूर होगी और इमेज विल बी लाइक दिस। और लेंथ आप निकाल चुके हैं बेटा कितना? 2/25 मिलीमीटर। ये हमारा बेटा आंसर है। ये बेटा हमारा आंसर, ये हमारे पास आंसर। अच्छा एक बात और, अगर मैंने आपसे सवाल में ये ना पूछा होता कि बताओ इमेज कहां बनी है, मैं आपसे पूछता ही नहीं कि इमेज कहां बनी, सिर्फ ये पूछता कि इमेज कितनी बड़ी बनी है, तो उस केस में तुम इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करते कि पहले u से v निकालो और फिर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में v² अपॉन u² माइनस के साथ रखो। बल्कि तुम कहते कि सर अगर मुझसे आप पोजीशन ऑफ इमेज नहीं पूछ रहे हो तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि मैग्निफिकेशन इज लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -f अपॉन f माइनस u। बड़ा u कितना है? -60, माइनस माइनस बेटा कितना हो गया? +60। समझ तो गया ना? f माइनस u था बेटा, u है खुद -60, बड़ा माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। दैट गिव्स मी बड़ा -10 अपॉन 50, बड़ा माइनस माइनस कैंसिल, दैट कम्स, और स्क्वायर तो कर रहे हैं, दैट कम्स -1 अपॉन 25। सीधा 2 मिलीमीटर ऊपर ले जाता। हम बड़े आराम से कहते हैं कि लेंथ ऑफ इमेज इज -2/25 मिलीमीटर। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं। उनकी नजरों में कुछ ऐसा समझो। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। IIT JEE एडवांस में तो काफी बार सवाल पूछ रखे हैं, JEE मेन के अंदर भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल तो पूछ ही रखे हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज के अंदर मेरे पास इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली ये कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रही होगी तब क्या होगा, और ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रही होगी तो क्या होगा। तो इसमें पहला देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज मूविंग along principal axis, along principal axis। तुम पूरा लिखना, मैं तो सिर्फ बड़ा पी लिख रहा हूं, ठीक है। लेट्स से ये बड़ा आपके पास कोई मिरर है, बस बड़ा चाहे कॉन्वेकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी बड़ा प्रिंसिपल एक्सिस है। इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इस मिरर के रेस्पेक्ट में लेट्स से ये रहा ऑब्जेक्ट
और ये रहा बेटा इसका ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट किसके रेस्पेक्ट में है? मिरर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स कहाँ से देख रहे थे? मिरर से देख रहे थे। मिरर का जो पोल था उसको हमने ओरिजिन माना था। सो कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ कोर्स विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि बेटा यहाँ कहीं इमेज आ गई है और इमेज का जो एक्स कोऑर्डिनेट है लेट्स से इट इज v। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ भाग रही है। अगर ऑब्जेक्ट भागेगी तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा। उसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो ऑफ कोर्स इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। ऑब्जेक्ट का जो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होने की जो रेट है वो हो गई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। फिर से बोलता हूं बेटा, इस u के चेंज होने की जो रेट है मतलब du बाई dt जो है ये हो गई है ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ इमेज, है कि नहीं? हाँ, एक बात और, मिरर के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट है तो वेलोसिटी जो आएगी ये भी मिरर के रेस्पेक्ट में ही आएगी। इसी तरीके से इमेज जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट बेटा लेट से v है तो उसके चेंज होने की जो रेट होगी वो आएगी ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये कोऑर्डिनेट मिरर के रेस्पेक्ट में है तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी भी तो मिरर के रेस्पेक्ट में ही होगी। तो मुझे इस तरह से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे इस तरह से निकालनी है। तो आराम से सुनिएगा। हमारे पास मिरर का जो फॉर्मूला है इट इज वेरी सिंपल, v की पावर -1 प्लस u की पावर -1 इज इक्वल्स टू f की पावर -1। इस पूरी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अभी करता हूँ। पहले तो -1 आएगा नीचे, v की पावर -2 और बड़ा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो dv बाई dt। -1 आएगा नीचे, u की पावर -2, u का डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में तो du बाई dt। फोकल लेंथ जो है वो ऑफ कोर्स चेंज नहीं होगी। ऑब्जेक्ट के और इमेज के मूव करने से फोकल लेंथ पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा। यहां से मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि dv बाई dt इज इक्वल्स टू -v² अपॉन u² इंटू du बाई dt। अब फिर से ध्यान देना, dv बाई dt का अर्थ क्या है? इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट। इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट का मतलब हो गया ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज, लेकिन ये एक्स कोऑर्डिनेट है किसके रेस्पेक्ट में? मिरर के रेस्पेक्ट में। तो ये वेलोसिटी भी किसके रेस्पेक्ट में है? मिरर के रेस्पेक्ट में। दैट इज -v² अपॉन u²। du बाई dt, u क्या है? ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास ये आ गई है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर याद आया कि ये एक्स कोऑर्डिनेट तो मिरर के रेस्पेक्ट में है तो वेलोसिटी भी किसके रेस्पेक्ट में होनी चाहिए? मिरर के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए। कितना बढ़िया सा प्यारा सा फॉर्मूला आ गया है। हम इसको याद रखेंगे बच्चों, हम इसको याद रखेंगे। हमारे काम का फॉर्मूला है, हम बार बार डेरिवेशन ही थोड़ी करते रहेंगे यार, है ना। इसी तरीके से मेरा बच्चा ये भी कह सकता है कि सर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है सर v² अपॉन u² को आप हमें लिखना सिखा चुके हो कि इसको मैं f अपॉन f माइनस u भी लिख सकता हूँ। बड़ा याद तो है ना। तो आप फॉर्मूला ऐसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है बेटा, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो। सो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गए। किसी को बड़ा ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, इस तरह की बातें कम समझ में आती हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वापस से आपको वो काइनेमेटिक्स वाला रिलेटिव मोशन देखने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा क्या कर रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू माइनस v² अपॉन u²। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर का अर्थ है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसा। और या फिर माइनस f अपॉन f माइनस u का होल स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये मान के चलो कि 99% सवालों के अंदर तो बड़ा मान के चलना कि 99% सवालों के अंदर तो आपका जो मिरर होगा ना वो तो रेस्ट पे होगा, मतलब मिरर की जो वेलोसिटी होगी बेटा वो 0 होगी। और अगर आपका मिरर जो होगा वो अगर रेस्ट पे होगा सवालों के अंदर तो आप सीधा कह सकते हो कि उस केस में तो मेरे पास सीधा ही फॉर्मूला आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर ये तो बेटा ठीक है 0 हो गए। और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज
इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस ऑफ एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वैसे बेटा ये माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर अगर किसी को याद हो ना, तो हमारे ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी था। तो अभी भी कह सकते हो कि मेरे पास फॉर्मूला काफी हद तक ऐसा बन गया है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा याद तो है ना, माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर था ना, इट वाज आल्सो योर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो खूब सारे फॉर्मूले लिख दिए, कोई सा एक याद रख लो, काम तो बेटा बन ही जाता है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है मेरे प्यारे बच्चों जब आपका मिरर रेस्ट पे हो, और ये वाला तो ऑफ कोर्स यूनिवर्सल फॉर्मूला, ये तो हमेशा ही वैलिड है, ये तो हमेशा ही वैलिड है। आई रियली होप कि बेटा आपको बात समझ में आ ही गई होगी। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अब आप सवाल कीजिए। सवाल है बेटा, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। पहला वाला सवाल तो मैं करके दिखाऊंगा, फिर बेटा अगला सवाल आप करना। मैं 2 सवाल दे रहा हूं, ठीक, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसे मेरे पास बेटा सिचुएशन ऐसी है कि मेरे पास कोई कॉनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ये बड़ा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बड़ा यहां से 30 सेंटीमीटर दूर है। मिरर के बारे में कुछ नहीं बोल रखा तो हम मानेंगे कि वो तो फिक्स है। ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है इस तरफ, और ऑब्जेक्ट की मुझे वेलोसिटी दे रखी है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है। तो इस टाइम पर इमेज कहां है ये बताओ, और इमेज की वेलोसिटी कितनी है ये बताओ। ये सवाल के अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगे यू, तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस, ठीक है। सबसे पहले इमेज कहां है ये पता करते हैं। मेरे पास फॉर्मूला है 1/v प्लस 1 अपॉन यू। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है माइनस में 30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20, तो फोकल लेंथ है 10, लेकिन प्लस का नहीं माइनस का। मेरे पास आ गया 1/v इज इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/10, बड़ा दैट कम्स आउट विथ 31 माइनस 3, बड़ा v की वैल्यू आ गई है -15। इसका मतलब इस इंस्टेंट पर इमेज जो है वो यहां कहीं है। अच्छी बात है बेटा, और मैं तो ये जानता भी हूं कि मिरर के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट यू आएगी तो पक्की बात है कि इमेज के पास वेलोसिटी यू आएगी। कितनी आएगी अभी फॉर्मूला लगाते हैं। मिरर तो फिक्स है, तो मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वी कितना है -15, यू कितना है -30। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया कैंसिल। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है इस तरफ। किस तरफ? इस तरफ। ये वाले साइड तो बड़ा प्लस है, इस तरफ तो प्लस है, तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 मिलीमीटर, नो बेटा कितनी है, हाँ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। सॉल्व करते बेटा मेरे पास आ गया 1/2 का स्क्वायर बेटा 1/4, दैट इज -0.25 मिलीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इमेज की जो वेलोसिटी है वो -0.25 मिलीमीटर पर सेकेंड है। माइनस का अर्थ यह है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लस साइड में नहीं है बल्कि माइनस साइड में है। और वेलोसिटी है कितनी? वेलोसिटी है 0.25 मिलीमीटर पर सेकेंड। सर यहां पर माइनस क्यों नहीं लगा रहे? अरे बेटा यहां पर माइनस लगा रहे हैं, क्या जरूरत है? एरो से दिखा तो दिया कि नेगेटिव साइड के अंदर वेलोसिटी है। समझ गए सवाल कैसे करना है? तो चलो ये थोड़ा पहला सवाल था, सवाल तो मैं लिख ही दिया। अब ऐसा ही एक और कर लो, ऐसा ही एक और कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये आप करो बेटा, मैंने अपनी तरफ से सारी बातें बता दी। ये मेरे पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर। यहां कहीं बेटा, यहां कहीं कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है
जो यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर है और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरफ है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मुझे दे रखी है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। सर मिरर भी मूव कर रहा है क्या? नहीं, अगर मिरर मूव कर रहा होता तो सवाल में दे रखा होता। अब बार बार मेरे से मत पूछा करो सर मिरर की वेलोसिटी क्या है, कुछ नहीं दे रखा तो ऑब्वियस बात है मिरर तो रेस्ट पे है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। इमेज की वेलोसिटी क्या है ये बताओ। अच्छा बेटा वो तो मैं सवाल तो पहले लिख चुके हैं, अरे हटाओ सवाल तो। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, दोनों बातें होंगी, अभी करते हैं बेटा। रेज आ रही है इस तरफ तो ये वाले साइड प्लस, ये वाले साइड माइनस। 1/v प्लस 1/u, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है -20 इज इक्वल्स टू 1/, फोकल लेंथ, बेटा फोकल लेंथ है 20, बेटा v सॉल्व करते आ गया +10। इसका मतलब इमेज जो है प्लस साइड में 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी, ये 10 है, ये आपकी इमेज। मिरर फिक्स है, ऑब्जेक्ट यूं आ रही है तो पक्की बात है कि इमेज तो यूं जाएगी। सर कितनी वेलोसिटी होगी इमेज की? फॉर्मूला है हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर मिरर मूव ना कर रहा हो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -v² अपॉन u²। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो क्या हो गया? कैंसिल, टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव साइड में, इधर है ना, और इधर तो प्लस है उधर माइनस है, टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, दिस कम्स आउट टू बी -0.5 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये जो माइनस साइन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव में नहीं बल्कि नेगेटिव में है, और है कितनी? 0.5 मिलीमीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों एक बात और, अगर मैंने सवाल में आपको ये ना कहा होता कि इमेज कहाँ है ये बताओ, और सिर्फ ये पूछा होता कि इमेज कितनी फास्टली मूव कर रही है, सिर्फ इतना जवाब दो, तो आप कहते हैं कि सर मैं इतना बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि पहले u से v निकालूंगा और फिर -v² वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, बल्कि मैं तो इतना स्मार्ट हूँ कि सीधा लिख दूंगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -f/f-u² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। रख दो बेटा, आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -f, फोकल लेंथ है 20, फोकल लेंथ है 20, u की वैल्यू है -20, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस का स्क्वायर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर निपट गए। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। बड़ा ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, 0.2/4 बड़ा कितना हो गया? 0.5, -0.5, वही आपका आंसर वापस से आ गया। ये वाला फॉर्मूला हम ज्यादा कब यूज करेंगे मेरे वाले प्यारे बच्चों? आप बेटा तब यूज करना जब आपको आपसे सवाल ये पूछा ना कि इमेज कहाँ बनी है, तो हम इतने बेवकूफ थोड़े कि पहले u से v निकालें और फिर -v² लगे। हम जानते हैं कि उस -v² को हम -f/f-u के होल स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए? चलो